Suppose you as a banker entered into a forward purchase contract for $50,000 on 5th March with an export customer for 3 months at the rate of rupees 59,600। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सपोज करो कि आप एक बैंकर हो, बैंकर माने कि डीलर। तो आप एक डीलर हो और आपने एक कस्टमर के साथ, कोई होगा कस्टमर, उसके साथ आपने 3 मंथ फॉरवर्ड का परचेज एग्रीमेंट किया है। क्या किया? 3 मंथ फॉरवर्ड का आपने परचेज एग्रीमेंट किया है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे फॉरवर्ड परचेज तो लिखा है बट 3 मंथ फॉरवर्ड कहाँ लिखा है? तो देखो आप थोड़ा सा लाइन में आगे, क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है 3 महीने का किया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये ना 3 मंथ फॉरवर्ड का परचेज कॉन्ट्रैक्ट, वही चीज़ तो है, बता रहा है ये। पहले तो इसने बता दिया कि फॉरवर्ड परचेज एग्रीमेंट है, फिर इसका पीरियड ये बाद में बता रहा है। मतलब ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 मंथ फॉरवर्ड परचेज का है। तो कह रहा है कि आपने, जो कि आप एक डीलर हो, आपने एक कस्टमर के साथ 3 मंथ फॉरवर्ड का एक परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया है। कितना का किया है? $50,000 का किया है। यानी आपको उससे $50,000 क्या करना है? बाय करना है। यानी कस्टमर आपको बेचेगा 3 महीने बाद और आप कस्टमर से 3 महीने बाद $50,000 खरीदोगे। और ये एग्रीमेंट आपने कब किया? ये एग्रीमेंट आपने 5 मार्च को किया है। और किस रेट पे आप उससे खरीदोगे और किस रेट पे वो आपको बेचेगा, ये रेट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। यहाँ पे आपको किसी तरीके का फॉरेन एक्सचेंज का स्पॉट रेट का आपने हेल्प कुछ नहीं लिया। आपने ऑलरेडी म्यूचुअली जो कस्टमर है उसके साथ आपने रेट डिसाइड कर लिया। मतलब ये फाइनल रेट है। तो हम ये मान करके चलेंगे जो एक्सचेंज मार्जिन जो कि हम जनरली चार्ज करते हैं कस्टमर से, वो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये क्या, ये कौन सी रेट हो गई हमारी? ₹59.60। ये फाइनल रेट हो गई है। ठीक है, ये फाइनल लिख देता हूँ मैं इधर। फिर कहता है ऑन द सेम डे यू ऑल्सो कवर्ड यूर सेल्फ इन द मार्केट एट ₹60.6025। कह रहा है कि सेम डे को ही आपने अपने आप को कवर करने के लिए मार्केट से आपने रेसिप्रोकल एग्रीमेंट कर लिया है। रेसिप्रोकल एग्रीमेंट मतलब आपने अगर कस्टमर के साथ अगर आपने बाय एग्रीमेंट किया है तो जो मार्केट है, मार्केट में आपने सेल एग्रीमेंट कर लिया 3 मंथ फॉरवर्ड का ही। यानी कस्टमर के साथ आपने किया 3 मंथ बाय एग्रीमेंट और जो मार्केट है उसके साथ आपने किया 3 मंथ सेल एग्रीमेंट। कितने का किया है? रेट है 60.6025। देखो वैसे अगर ये नहीं भी दिया रहता ना कि मार्केट के साथ आपने कितने में एग्रीमेंट किया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मार्केट का रेट हमें तब चाहिए होता है जब हम कस्टमर के साथ डील करते हैं। जैसे कस्टमर हमारे पास आया, चाहे बाय करने के लिए आ सकता है, चाहे सेल करने के लिए आ सकता है। जब भी वो हमसे पूछते हैं कि आप मेरे से बाय या सेल करोगे तो मुझे उसको रेट बताना होता है। तो वो रेट मैं कैसे बताता हूँ? मैं सबसे पहले दौड़ा दौड़ा मार्केट के पास जाता हूँ, मार्केट से मैं रेट पूछता हूँ, फिर वो रेट आकर के मैं इसको बता देता हूँ। अब चूंकि मैंने रेट ऑलरेडी इसके साथ डिसाइड कर लिया है तो मुझे मार्केट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर रेट नहीं भी दिया होता तो उसका मेरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अरे कॉन्टैक्ट किया है तो उसको हम दिखा भी देते ना। तो कस्टमर के साथ मैंने 3 मंथ फॉरवर्ड का बाय कॉन्टैक्ट किया है $1 = 59.60। और मार्केट के साथ मैंने ठीक इसका उल्टा है 3 मंथ फॉरवर्ड सेल एग्रीमेंट किया है $1 = 60.6025 का। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऑन द सेम डे यू ऑल्सो कवर्ड योर सेल्फ इन, ये तो हो गया। फिर हाँ, हाउ एवर ऑन 5th May योर कस्टमर कम्स टू यू एंड रिक्वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू 5th July। कह रहा है कि अब 2 महीना हो गया है, 2 महीने बाद कस्टमर आपके पास आता है और आपसे हाथ जोड़ता है, कहता है कि बाबूजी मैं आपको ना 1 महीने बाद, अब 2 महीने तो बीत गया, तो 1 महीने बाद मैं आपको जो डॉलर है $50,000 मैं आपको सेल नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको मेरे को 1 महीना और समय चाहिए। यानी वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मेरे को 1 महीना और टाइम मेरे को एक्सटेंड कर दो। और तो आप कहते हो ठीक है चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करने में क्या दिक्कत है। तो उस दिन को, जिस दिन कस्टमर आपके पास आता है ये एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट लेकर के, उस दिन का जो स्पॉट रेट है वो है 59.1300 और उसके साथ क्या लिखा है? 1400। अब देखो ये कोई स्पॉट रेट तो हो नहीं सकता है ना, एक तरफ तो सिर्फ 59 एक तरफ 1400, कोई स्पॉट रेट तो है नहीं। तो ये क्या है?
ये कह रहा है कि अपने डेसिमल प्लेस को 1400 से रिप्लेस कर दो, तो आपकी ये दूसरी रेट हो जाएगी। देखो स्पॉट रेट पे दो रेट होती है ना, एक बीडी की होती है, एक ऑफर की होती है। तो पहली रेट अगर 59 है तो दूसरी रेट 1400 तो हो नहीं सकती, इतना गैप तो हो नहीं सकता। तो ये कह रहा है कि आपने आपकी जो डेसिमल प्लेस है ना 1300, उसको आप 1400 से रिप्लेस कर दो, तो ये आपकी दूसरी रेट बन जाएगी। मतलब पहली रेट हुई 59.1300 की, दूसरी रेट हुई 59.1400। अपने जो डेसिमल प्लेसेस है ना उसको रिप्लेस कर दो, तो हमें दूसरी रेट मिल गई। और ये चीज़ मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में भी बताया कि जो स्पॉट रेट है उसको जो क्वेश्चन में इस तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता है। अब स्पॉट रेट आपका हो गया। अब इधर कुछ फॉरवर्ड रेट भी दे रखी है। फॉरवर्ड रेट का देखो प्रेजेंटेशन किस तरीके से है। एक पहले आपको स्पॉट रेट दिया, फिर दूसरे में आपको लिखा स्पॉट स्लैश करके डेट दे दी। अगर डेट नहीं भी देती तो सिर्फ मंथ, अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ जून दिया, यानी जून का फॉरवर्ड आपको रेट बता रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 5 जून दिया है, यानी आपको 5 जून का आपको फॉरवर्ड रेट बता रहा है कितना, 59.2300/2425। तो इसको भी हम चेंज कर देंगे 59.2300/59.2425। इसी तरीके से इसको भी चेंज कर दो, यानी हमारे पास जो 5 मई है, हमारे पास 5 मई का स्पॉट रेट भी अवेलेबल है। फिर उसका एक महीना फॉरवर्ड का जो, यानी जो 5 जून का जो फॉरवर्ड रेट है वो भी है, और 2 महीने फॉरवर्ड का भी जो रेट है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इतना हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अज्यूमिंग अ मार्जिन 0.10% ऑन बाइंग एंड सेलिंग। कह रहा है कि बाइंग और सेलिंग पे ना आप एज्यूम करो कि जो एक्सचेंज मार्जिन लगता है वो कितना लगता है, 0.10% का। अच्छा, ये एक्सचेंज मार्जिन के बारे में मैं आपको एक बात दोबारा बता देता हूँ कि जो एक्सचेंज मार्जिन है ना वो तब लगता है जब एक डीलर कस्टमर के साथ डील करता है। जब एक डीलर के साथ डील करता है ना तब नहीं लगता है, बल्कि जब एक डीलर एक कस्टमर के साथ डील करता है तब लगता है एक्सचेंज मार्जिन। हाँ, एक और केस में लगता है, जब डीलर ना दूसरे डीलर के साथ डील तो कर रहा है, लेकिन जो दूसरा डीलर है ना ये डीलर की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, ये कस्टमर की तरह एक्ट कर रहा है, या फिर यूं कह लो कि ये कस्टमर के बिहाफ पे डील कर रहा है। ठीक है, कस्टमर की हैसियत से डील कर रहा है एक दूसरे डीलर के साथ, तब वहाँ पे भी एक्सचेंज मार्जिन लग जाएगा। ठीक है, डिटरमाइन द एक्सटेंशन चार्जेस पेबल बाय द कस्टमर एंड द न्यू रेट कोटेड टू द कस्टमर। कह रहा है कि आप हमें ये बताओ कि जो एक्सटेंशन चार्जेस होंगे वो क्या पे किए जाएंगे कस्टमर द्वारा, और जो नया रेट होगा वो कस्टमर को किस नए रेट पे कोट किया जाएगा। फिर आपसे कह रहा है रेट्स राउंडेड टू 4 डेसिमल्स। जो रेट है ना उसको, उसके जो 4 डेसिमल तक होंगे ना वहीं तक आपको राउंड ऑफ करना है, यानी जो रेट होंगे वो 4 डेसिमल तक ही रखना। और जो 4 डेसिमल जो रखोगे ना वो 0.0025 के मल्टीपल में होना चाहिए, ये हमसे कह रहा है। ठीक है, तो हमने जो 5 मार्च को ये दो चीज़ तो हमने कर ली थी, ये ब्लैक ले लेता हूँ। तो 5 मार्च को हमने ये दो चीज़ तो हमने कर दी थी। अब हम क्या करेंगे, अब वो हमसे 2 महीने बाद आकर के कहता है कि हमारा एक्सटेंशन कर दो। तो देखो एक्सटेंशन के केस में क्या होता है ना, हम उसको बोलेंगे, एक्सटेंशन के केस में हम उसको बोलेंगे कि यार आप 1 महीने बाद मेरे को नहीं दे पाओगे, लेकिन 1 महीने बाद तो मेरे को ख़रीदना था। तो कस्टमर हमसे बोलेगा कि यार एक काम करो, मैं तुमको 1 महीने बाद तो नहीं दे पाऊँगा, तो तुम क्या करो ना 1 महीने बाद मार्केट में परचेज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि 1 महीने बाद जो तुम मेरे से परचेज़ करने वाले थे वो 1 महीने बाद तुम मार्केट में परचेज़ कर लेना, मार्केट से परचेज़ कर लेना। और अगर कोई लॉस होता है तो मैं बियर करने के लिए तैयार हूँ। तो डीलर को क्या दिक्कत है, अगर कस्टमर लॉस बियर करने के लिए तैयार है तो डीलर फटाफट जाता है मार्केट में। यानी अब डीलर कस्टमर की हैसियत से मार्केट में गया है, कस्टमर के कहने पे मार्केट में गया है, यानी ये डीलर नहीं है, ये एक तरीके से इसको कस्टमर मानो। तो कस्टमर मार्केट में गया है एक दूसरे डीलर के पास। तो अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये एक कस्टमर का एक डीलर के साथ हो रहा है, डीलर मत मानना, एक कस्टमर का डीलर के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो कैसा ट्रांजैक्शन होता है, डीलर हमेशा लूटने की कोशिश करता है, ये तो आपको पता ही है। तो ये बेचेगा, डीलर क्या करेगा, बेचेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे बेचेगा। ठीक है, तो 1 मंथ फॉरवर्ड का, क्योंकि हमें 1 मंथ फॉरवर्ड का रेट चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि 1 महीने बाद इसको खरीदना था कस्टमर से। अब ये डीलर से खरीदने के लिए जा रहा है तो 1 मंथ ही बचा हुआ है, 2 महीने तो बीत गए, तो 1 मंथ फॉरवर्ड का बाय कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो 1 मंथ फॉरवर्ड का रेट क्या है, ये रहा 1 मंथ फॉरवर्ड का रेट। तो इसमें सबसे ज़्यादा रेट कौन सा है, इसमें सबसे ज़्यादा रेट है 59.2300। तो डीलर 59.2300 चार्ज करेगा। 1 मिनट,
हाँ, ज़्यादा रेट तो ये है ना, मैं इसको ज़्यादा समझता था। ठीक है, 59.25, 59.2425। जो डीलर है वो कौन सा रेट चार्ज करेगा, वो चार्ज करेगा 59.2425 का जो रेट है वो चार्ज करेगा। और अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक डीलर का एक कस्टमर के साथ है तो एक्सचेंज मार्जिन भी चार्ज किया जाएगा, क्योंकि ये डीलर तो कस्टमर के कहने पे गया है ना, यानी कस्टमर एज की तरह एक्ट कर रहा है ना ये तो डीलर क्या करेगा, एक्सचेंज मार्जिन भी इससे ले लेगा 0.10% का। ले लिया तो बन गया आंसर ये। बट हमें क्या बोला है कि हमें बोला है कि दो बातें बोली कि चार, जो भी कोटेशन आपकी फाइनल कोटेशन निकलेगी ना उसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक रखना और उसको 0.0025 के मल्टीपल में रखना। तो हमने इसको 4 डेसिमल में तो रखा है, बट अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम 0.0025, तो हमने इसको 0.0025 वाले में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक, अब ये हो गया आपका। अब ये एक्सटेंशन के लिए आया था तो हमने ये कैंसलेशन तो कर दिया। अब इसका एक्सटेंशन हम करने के लिए आते हैं तो देखो, जब भी कोई एक्सटेंशन के लिए आते हैं ना तो सबसे पहले हम उसका कैंसलेशन करते हैं, और कैंसलेशन तो आपको पता है, मैंने बता रखा है किस तरीके से करते हैं। तो कैंसलेशन करने के बाद अब उसने क्या बोला, एक्सटेंशन, तो अब हम उसका एक्सटेंशन करेंगे। तो एक्सटेंशन मतलब अब 1 महीना कहता है वो और बढ़ा दो, यानी अब 2 महीना हो गया है ना, 3 महीने का था, 2 महीने भी दिया, 1 महीने पहले आया वो बोला 1 महीना और बढ़ा दो, यानी 2 महीने के लिए वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आया। तो हम उससे जो 5 मई है, 5 मई को हम उससे 2 मंथ फॉरवर्ड का बाय कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दोबारा। पहले 3 मंथ फॉरवर्ड का किया था, अब 2 मंथ फॉरवर्ड का बाय कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 मंथ फॉरवर्ड का बाय कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अब ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है डीलर और कस्टमर के बीच में हो रही है, तो मैं बाय कर रहा हूँ, यानी डीलर बाय कर रहा है। अब डीलर बाय करेगा तो कम से कम रेट पे करेगा। तो 2 मंथ फॉरवर्ड का रेट क्या है, ये है 2 मंथ फॉरवर्ड का रेट। तो इसमें से कम रेट क्या है, इसमें से कम रेट है 59.6300 का। तो इस रेट पे ट्रांजैक्शन होगी, प्लस अपनी जो अमाउंट है, परचेजिंग अमाउंट, उसको और कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक्सचेंज मार्जिन को लेस कर दूंगा। तो मैंने 10% और लेस कर दिया, मेरा आंसर आ गया ये फाइनल कोटेशन का। अब इसको क्या करूँगा, 4 डेसिमल प्लेस में रखूँगा और 0.0025 में मैं के मल्टीपल में इसको राउंड ऑफ कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, तो आ गया 59.5700। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें हो गई हैं समाप्त। अब मैं देखूंगा क्या इसमें किसी तरह का स्वैप गेन या लॉस है, कोई कैंसिलेशन गेन या लॉस है, किसी तरह का कोई इंटरेस्ट है या कोई फ्लैट चार्जेस है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्लैट चार्जेस से। तो क्या कोई क्वेश्चन में कोई फ्लैट चार्जेस आपको दे रखा है? नहीं, क्वेश्चन में किसी तरीके का कोई फ्लैट चार्जेस नहीं दे रखा है, तो मतलब फ्लैट चार्जेस है हमारे लिए नील। ठीक है, इंटरेस्ट किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट तो हम तब लगाते हैं जब ड्यू डेट के अलावा कोई और कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो और वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन का ना हो। तो ड्यू डेट के अलावा ड्यू डेट थी हमारी 5 जून की ड्यू डेट थी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 5 मार्च को हुआ था, 3 महीने के लिए। तो जो ड्यू डेट थी ओरिजिनल वो थी 5 जून की। तो 5 जून के अलावा क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? तो देखो, ये तो शुरू में ही हो गया था। और 5 जून के अलावा, हाँ, जो ड्यू डेट है उससे पहले, ड्यू डेट के अलावा किसी और डेट पर भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हाँ हुआ है, कैंसिलेशन के अलावा हुआ है। कौन सा हुआ है? ये वाला हुआ है, 2 मंथ फॉरवर्ड बाय का। लेकिन क्या इसमें किसी तरीके का कोई कैश फ्लो इन्वॉल्व है? ना, इसमें किसी तरीके का कोई कैश फ्लो इन्वॉल्व नहीं है। मतलब अगर इसमें किसी तरीके का कोई कैश फ्लो इन्वॉल्व नहीं है तो इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी हो गया। फिर आते हैं हम स्वैप गेन या लॉस। तो स्वैप गेन या लॉस कब लगता है? स्वैप गेन या लॉस तब लगता है जब जो ओरिजिनल जो इनिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कोई और कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट ये है हमारा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा कोई और कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो जिसमें कैंसिलेशन इन्वॉल्व ना हो। देखो, इंटरेस्ट वाले पोर्शन में भी मैंने बोलता हूँ उसमें कैंसिलेशन इन्वॉल्व ना हो। इस वाले में भी बोल रहा हूँ, स्वैप गेन या लॉस के वक्त में भी, कि इन दोनों ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कोई और कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, उसमें कैंसिलेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व ना हुआ हो, और उस कॉन्ट्रैक्ट में अपने को किसी तरीके का फ़ायदा या फिर घाटा हो रहा हो, अपने को मतलब कि डीलर को। तो
ओरिजिन के अलावा 2 हुआ है जिसमें से कैंसिलेशन तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, 2 मंथ बाय का करेंगे। बट इसमें हमें किसी तरीके का कोई गेन या लॉस तो दिख नहीं रहा है। गेन या लॉस कब दिखेगा? जब हम 2 कॉन्ट्रैक्ट को आपस में कंपेयर करेंगे। तो कैंसिलेशन के अलावा 2 कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे पास है एक ही कॉन्ट्रैक्ट, तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो हम बता ही नहीं सकते कि गेन या लॉस है। वैसे भी एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या ही गेन होगा और क्या ही लॉस होगा आपको, तो स्वैप गेन या लॉस भी नहीं है। अब बात रही आई कैंसिलेशन की। तो कैंसिलेशन में क्या होता है? कैंसिलेशन में तो ये सिंपल सी बात है कि जो डीलर है, यानी जो मैं हूँ, मेरे को इतने में डॉलर खरीदना था, इतने रेट में मेरे को मिल रहा है डॉलर इतने रेट में, तो मेरे को तो फ़ायदा हो रहा है ना। यानी कैंसिलेशन पे क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो कैंसिलेशन गेन कैसा? ये रहा, इतना $1 पे इतने का कि मेरे को कैंसिलेशन गेन हो रहा है। इतने में मेरे को खरीदना था, मेरे को मिल रहा है इतने में, इतने का मेरे को फ़ायदा हो रहा है। तो $1 पे अगर मेरे को इतने का फ़ायदा हो रहा है, तो मेरे को खरीदने थे $50,000, तो $50,000 पे कितने का फ़ायदा हो रहा है? ₹14,875 का। तो ये ₹14,875 मेरे को कस्टमर को देने पड़ेंगे। देखो कैंसिलेशन पे जो भी अगर प्रॉफिट हुआ है तो कस्टमर को देना है, लॉस हुआ है तो वो भी उठा करके कस्टमर के खाते में डाल देना है, कि उसके सर पर फोड़ देना है कि तेरा लॉस है। प्रॉफिट हुआ तो उसको दे देना है। लेकिन अगर ऑटोमेटिक कैंसिलेशन है तब हम कस्टमर के माथे नहीं फोड़ेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉफिट होता है तो हम उसको नहीं देंगे। होप सो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत ना आई हो। अगर कोई भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना अपनी प्रॉब्लम, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा उस प्रॉब्लम को।